हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई क्वेश्चन बैंक सीरीज का सेट 38 देखेंगे, जिसमें बीपीएससी टीआरई में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने 37 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? ऑप्शन है तिब्बत, ताइवान, मकाऊ, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। और ये जिस एग्जाम में पूछा गया था यहाँ पे मेंशन किया गया है। याद रखिएगा, हर क्वेश्चन के नीचे दिया गया है कि किस एग्जाम में वो सवाल पूछा गया था। ठीक, तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा तिब्बत। ठीक है, तिब्बत को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप कि चीन की बौद्ध परंपरा में बौद्ध भिक्षुओं की ध्यानस्थली और तपस्वनी होने के कारण चीन तिब्बत को अपने पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारतवर्ष तथा उसके पड़ोसियों से संबंध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सवाल है, भारतवर्ष तथा इसके पड़ोसियों से संबंध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन दे रखा है, भारत की विदेश नीति शांति एवं अहिंसा पर आधारित है। बी ऑप्शन में है, पंचशील सिद्धांत शांति हेतु भारत के दृढ़ निश्चय का परिणाम है। सी ऑप्शन में दे रखा है, भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से एक है, एक से अधिक सही है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। और ये बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 के री एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। ठीक, तो चलिए डिस्कस करते हैं। बात करें यहाँ पे पहला ऑप्शन के बारे में, दे रखा है भारत की विदेश नीति शांति एवं अहिंसा पर आधारित है। बिल्कुल कथन सही है। ठीक है, भारत का हमेशा से आप देखेंगे कि जो नीति रहा है वो क्या रहा है, अहिंसा का और दूसरा शांति का। ठीक है, तो भारत के विदेश नीति में शामिल क्या है? शांति और अहिंसा। ठीक, ये बिल्कुल करेक्ट है। बात करें यहाँ पे बी ऑप्शन के बारे में, दे रखा है पंचशील सिद्धांत शांति हेतु भारत के दृढ़ निश्चय का परिणाम है, तो ये भी कथन सही है। ठीक है, पंचशील में कौन कौन से सिद्धांत है वो भी अभी हम बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल देखते हैं सी ऑप्शन के बारे में, भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से एक है, तो ये भी कथन यहाँ पे सही है। याद रखिएगा कि भारत गुट निरपेक्ष आंदोलनों के संस्थापकों में से एक है, अर्थात यहाँ पे तीनों कथन सही दिया गया है। इस तरह से डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं। 28 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच शांति एवं व्यापार के पंचशील या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत या औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किया। इस सिद्धांत के मुख्य जो बिंदु हैं निम्न थे: दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, दूसरा था एक दूसरे देश पर आक्रमण न करना, तीसरा था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना, चौथा था परस्पर सहयोग और लाभ को बढ़ावा देना, पांचवा है सभी देशों द्वारा अपने देशों की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना। ठीक है, स्पष्ट है कि पंचशील सिद्धांत भारत के दृढ़ निश्चय का परिणाम है। इसी सिद्धांत में भारत की शांति एवं अहिंसा आधारित विदेश नीति की भी झलक मिलती है और भारत गुट निरपेक्ष आंदोलनों के संस्थापकों में से एक है। ठीक है, तो इस तरह से तीनों कथन सही था, वहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया था। अगला सवाल पूछा गया था, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया है। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है? यहाँ पे भारत के भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है? भारत का नस्लीय मानचित्र, या फिर यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है, या फिर भारत का प्राकृतिक मानचित्र है? एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। और जिस एग्जाम में पूछा गया था यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है ना, बी ऑप्शन होगा। यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है।
ठीक है। भारत की भाषाई विविधता को दर्शाने के लिए एक व्यापक भाषा एटलस को बनाने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ठीक है, जिसे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय कहा जाता है, के द्वारा संपूर्ण भारत में एक भाषाई सर्वेक्षण की योजना बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल सही हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया था। सवाल पूछा गया था रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं। रेगिस्तान में जो जंतु पाए जाते हैं ना उसे क्या कहते हैं? डेजर्टिकोलस या फिर डेजर्टिमेलिया या फिर डेजर्टिमल्स। एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु को डेजर्टिकोलस कहते हैं। ठीक है, अर्थात ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए अगला सवाल क्या पूछा गया था। ऑपरेशन बरगा ने भारत की निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश में साधारणीय समर्थन प्राप्त किया था? सवाल है ऑपरेशन बरगा ने भारत के निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश में साधारणीय समर्थन प्राप्त किया था? ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार, केरल में राज्य सरकार या असम में राज्य सरकार। एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका ए ऑप्शन, पश्चिमी बंगाल में राज्य सरकार। पश्चिम बंगाल होगा यहाँ पे, पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार। ठीक है, ये क्या था? ऑपरेशन बरगा था क्या? तो याद रखिएगा ऑपरेशन बरगा एक भूमि सुधार आंदोलन था जो पूरे पश्चिम बंगाल के इलाकों में बटाईदारों के नाम दर्ज करने के लिए चलाया गया था। ठीक है, और ये 1978 में शुरू किया गया था, याद रख सकते हैं। ऑपरेशन बरगा 1978 में शुरू किया गया था और 1980 के दशक के मध्य तक समाप्त भी हो गया था। ठीक है, और भी डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे पूरी तरीके से डिटेल्स लिखी गई हैं, जिसे पीडीएफ में आप लोग चाहे तो रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं बारीकी से। चलिए अगला सवाल है 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस को कब संबंध है? सवाल है 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है। कुछ ऐसा सवाल होना चाहिए। ठीक है, किससे संबंध है? ऑप्शन दे रखा है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत दिवस, ठीक है, या फिर पृथ्वी ग्रह पर नाभिकीय हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध, या फिर वातावरण से संबंधित जन जागरूकता। एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है 22 अप्रैल को हम लोग जो पृथ्वी दिवस मनाते हैं उसका संबंध क्या ये द्वितीय विश्व युद्ध का अंत से हो सकता है? जी नहीं। पृथ्वी ग्रह पर नाभिकीय हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध, इससे भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट दिख रहा है, वातावरण से संबंधित जन जागरूकता फैलाना। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों का समर्थन करने के लिए 22 अप्रैल को पूरी दुनिया में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये पहली बार पता है कहाँ मनाया गया था? इसे पहली बार अमेरिका के कॉलेज परिसरों में 1970 में मनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, किस जिले में स्थित है? बताना है उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, ये किस जिले में स्थित है? सुंदरगढ़, कोरापुट, बारीपदा या एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ये कोरापुट जिला में स्थित है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। ठीक, बाकी और डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं यहाँ पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है मल्लिका साराभाई संबंधित है, किससे संबंधित है मल्लिका साराभाई? तो सभी को पता होगा ये संबंधित है शास्त्रीय नृत्य से। मल्लिका साराभाई एक शास्त्रीय नृत्यांगना है जो कि कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है मल्लिका साराभाई। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था। कौन सा देश प्रतिवर्ष स्वदेशी लोगों के लिए फ्री लैंड कैंप आयोजित करता है? सवाल था कौन सा देश प्रतिवर्ष स्वदेशी लोगों के लिए फ्री लैंड कैंप आयोजित करता है? ऑप्शन में दे रखा है नेपाल, भारत, ब्राज़ील, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील देश प्रतिवर्ष अप्रैल माह में स्वदेशी लोगों के लिए
फ्री लैंड कैंप आयोजित करता है। इसमें हजारों स्वदेशी लोग ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़िलिया में मिलने की यात्रा करते हैं ताकि सरकार से उनके अधिकारों की रक्षा की मांग की जा सके। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा आपके लिए, लैड सॉफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है? लैड सॉफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है? फ्रेंच स्कूल, जर्मन स्कूल, ब्रिटिश स्कूल, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। और ये बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा डीपली पूछा गया था, बट इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन होगा, जर्मन स्कूल। ठीक है, लैंड सॉफ्ट विचारधारा जर्मन स्कूल से संबंधित है। ठीक, चलिए, और ये भी याद रखा जा सकता है यहाँ पे कि ये 19वीं सदी के अंत में जर्मन भूगोलवेताओं द्वारा विकसित या विशेष रूप से भूदृश्यों के वर्गीकरण और विश्लेषण से संबंधित है ये। ठीक, चलिए अगला सवाल है, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे है? ऑप्शन दे रखा है, हेनरी विवियन डेरिजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सभी को पता होगा युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय हेनरी विवियन डेरिजियो को है। वे कवि, उपन्यासकार और लेखक थे। वे आधुनिक भारत के पहले राष्ट्रवादी कवि भी थे। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी? सवाल है, इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी? ऑप्शन में है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, सही आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, ये जो कार्यक्रम है ना, इसकी शुरुआत 1952 में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है, बताना है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है, कितनी होती है ये आपको बताना है। 1676 mm या फिर 1435 mm या फिर 1067 mm या एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का जो साइज होता है 1676 mm होता है या तो फिर 1.676 मीटर होता है। ठीक, अर्थात यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। यहाँ पे ये भी याद रखिएगा 1.767 ऐसा होगा, 676 ऐसा है, 676। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज कितनी होती है? 1.676 मीटर। ठीक है, जबकि मीटर गेज का आपसे पूछा जाए, मीटर गेज तो इसकी जो चौड़ाई होती है मीटर गेज का, ठीक है, इसका होता है वो 1 मीटर। कितना? 1 मीटर होता है। जबकि छोटी लाइन जो होती है, ठीक है, छोटी लाइन, 3 तरह के गेज देखने को मिलता है, एक होता है ब्रॉड गेज, मीटर गेज और एक होता है छोटी लाइन। तो इसका होता है 0.762 मीटर। ठीक है, तो ये तीनों डेटा आप याद रख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भाला फेंकने वाला वह कौन है जिसके पास ओलंपिक तथा वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों खिताब है? भला इस क्वेश्चन का आंसर कौन भूल सकता है? याद होगा, है ना, सबके जुबां पर होगा, नीरज चोपड़ा छा गए थे ना पिछली बार। तो ये भाला फेंकने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने वर्ष 2020 के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे और 2023 में हंगरी के बुडापेस्ट में जब हुआ था विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, तो वहाँ भी पुरुषों की भाला फेंक में वहाँ पे स्वर्ण पदक अपने नाम किया था और इतिहास बनाया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे नीरज चोपड़ा इसका बिल्कुल ही क्या होगा? सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड-19 के कारण मिड 2023 तक कितने भारतीयों ने जान गंवाई? ठीक है, सरकारी डेटा बतानी है,
बाकी तो डेटा तो बहुत कुछ देखने को मिला होगा, लेकिन सरकारी जो सूत्र के अनुसार जो है, सरकारी डेटा है उसके अनुसार बताना है कि कोविड-19 के कारण जो मिड टू 2023 है वहाँ तक कितने भारतीयों ने जान गंवाई है। लगभग 15 लाख, लगभग 5 लाख, लगभग 2 लाख, एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा लगभग 5 लाख का डेटा सामने आई है जो कि सरकारी सूत्र बताते हैं। ठीक है, लगभग 5 लाख, ये डेटा कहीं ना कहीं ज़्यादा ही होगा इससे। ठीक है, क्योंकि अक्सर गवर्नमेंट क्या करती है, अपना जो इज्जत या फिर कह सकते हैं उसका अपना कमियां जो होता है, खामियां होता है, कमियां जो होती हैं उसको छिपाने के लिए अक्सर इस तरह से छिपा लिया जाता है डेटा कि हाँ इतने ही लोग मरे हैं। तो इस तरीके से डेटा ये लगभग 5 लाख है, लगता है ऐसा जिससे कि इसे ज़्यादा ही होना चाहिए था। ठीक, चलिए खैर जो भी है, जो सरकारी डेटा है वही मान के चलना होगा। अगला सवाल है कि भारत में G20 का ध्येय वाक्य क्या है। भारत में G20 का ध्येय वाक्य क्या है। ऑप्शन है सत्यमेव जयते, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वसुधैव कुटुंबकम, एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत में G20 का ध्येय वाक्य है क्या है। भारत में जब G20 हुआ था ना, याद होगा 2023 में हुआ था। ठीक है, तो 9-10 दिसंबर को 2023 का हुआ था ना भारत में G20। तो यहाँ पे जो इसका ध्येय वाक्य रखा गया था वो क्या रखा गया था, वसुधैव कुटुंबकम रखा गया था, है ना। अर्थात यहाँ पे 80 ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है। बताना है कि कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है। कनाडा, रसिया, USA, एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन करने के लिए रूस को भी दिया गया है, क्योंकि इससे पहले इसे हम लोग जानते थे ग्रुप ऑफ 8 के नाम से, G8 के नाम से जाना जाता था, और उसमें पहले इसमें रूस शामिल था। लेकिन किन्हीं कारणों के वश ये जो रूल्स नियम होते हैं उसको पालन ना करने की वजह से रूस या तो खुद कहीं बाहर हो गया था, या फिर बाहर इसको किया गया था। ठीक है, या फिर कह सकते हैं खुद ही बाहर हो गया था। इस बार इस ग्रुप का नाम क्या हो गया था, ग्रुप ऑफ 7। तो ये रसिया इससे बाहर निकल गया था। ठीक है, तो यहाँ पे कनाडा बच गया और USA बचा हुआ। ठीक है, ये 2 हो गए। इसके अलावा 5 और भी देश होंगे। ठीक है, उन देशों का भी नाम याद रखिए, जैसे फ्रांस नहीं तो ऐसे फ्रांस में इसकी स्थापना की गई थी। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK। ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK। ठीक है, बाकी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका तो ऑप्शन में दिया ही हुआ है। ठीक है ना, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1975 में की गई थी। कब की गई थी, 1975 को की गई थी, याद रखिएगा। 1975 में विश्व के जो 6 सबसे बड़ी जो धनी राष्ट्र थे उनके द्वारा ये मिलकर के किया गया था 1975 में। ठीक है, कितने देश सब थे, 6 देश थे। जब इसकी स्थापना की गई थी ना तो 6 देश मिलकर के किया, 6 देशों ने मिलकर किया था फ्रांस में। ठीक है, बाद में इस पर 2 देश और भी इसमें ऐड हुए थे। इसे भारत इसका सदस्य देश नहीं है, ये भी याद रखिएगा। सवाल ऐसे पूछा जाता है क्या भारत इसका सदस्य देश है या नहीं है, तो खुद याद रखिएगा। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और USA और कनाडा, तो ये कुल मिला के 7 देश हैं। जापान इसमें नहीं है, तो भारत इसमें नहीं है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, क्या है, तेल स्लिक क्या है। तेल स्लिक क्या है, क्या ये उबला हुआ तेल है, या ठंडा तेल है, या समुद्र की सतह पर तेल की गलती फिल्म है, या फिर एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये यहाँ पे होना चाहिए, पतली होना चाहिए था ये। ठीक है, ये पतली होना चाहिए था, पतली फिल्म। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C ही होगा। ठीक है, समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म है तेल स्लिक। ठीक है, याद रखिएगा, तेल सिल्क समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म है। यह एक प्रकार का जल प्रदूषण है जो मानवीय गतिविधियों के कारण तेल का पानी में रिसाव के कारण होता है। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल है WWF का पशु चिन्ह क्या है। ठीक है, सेम क्वेश्चन हमने वहाँ पे बाय द वे जो इसका जो फोटो था ना उस फोटो के साथ हमने इसे करवाया हुआ था। देखिए सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चंस को मैंने ऑलरेडी हमने करवा रखा है, अपना ज्योग्राफी वाला जो हम करवाते हैं आप लोग को, जो ज्योग्राफी का जो पार्ट हम पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट लेकर के।
तो वहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को लिया था। वहाँ पे ये जो पांडा था ना, उस पांडे को लेकर के हमने वहाँ पे बताया था विशालकाय पांडा लेकर के। तो इसका पशु चिन्ह क्या हो जाएगा? विशाल पांडा हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो WWF का पशु चिन्ह क्या है? विशालकाय पांडा है। और WWF का कभी कभी फुल फॉर्म में पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना, चलिए। अच्छा, इसका स्थापना भी याद रख लीजिएगा, 1961 में की गई थी स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र संगठन है जो पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापन के लिए कार्य करता है। ठीक है ना, कौन? WWF। ठीक है, इसका पशु चिन्ह क्या है? विशालकाय पांडा है। ठीक है, और यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। WWF का फुल फॉर्म याद रखिए, इसका पशु चिन्ह क्या है वो याद रखिए, यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है याद रखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी वो याद रखिए, किस देश में इसकी मुख्यालय स्थित है वो याद रखिए। ठीक है, और ये याद रख सकते हैं साथ किस लिए काम, ये किस चीज़ का काम करता है, काम क्या है इसका, है ना? तो पर्यावरण के संरक्षण करना, शोध एवं पुनर्स्थापन के लिए कार्य करना। तो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कहीं से पूछा जा सकता है सवाल। चलिए अगला सवाल है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, बताना है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ये भी कई बार आप लोग करवा चुके हैं, आप लोगों को ही पता होगा। आसान सा सवाल है, 22 मार्च। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, जल के महत्व को उजागर करने हेतु इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 22 मार्च। बाकी ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विचार सर्वप्रथम 1992 में प्रस्तुत किया गया था। पहली बार इसे साल 1993 में मनाया गया था। 31वीं विश्व जल दिवस 2024 की थीम क्या है? शांति के लिए जल का लाभ उठाना। ठीक है ना, शांति के लिए जल का लाभ उठाना। चलिए अगला सवाल है, जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू किया गया था, बताना है जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू किया गया। ऑप्शन में है 15 अगस्त 2015, 26 जनवरी 2019 या फिर 15 नवंबर 2021। एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये जिस एग्जाम में पूछा गया है नीचे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सही आंसर क्या हो जाएगा, 15 नवंबर 2021। याद होगा 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा की जन्म तिथि होती है, यानी कि उसी दिन उन्होंने जन्म लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, 15 नवंबर। देख लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2021 से शुरू किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस दिन भारत की आज़ादी के ये क्या लिख दिया है, 75 साल होना चाहिए, आज़ादी के 75 साल पूरा होने के जश्न व हिस्से के रूप में बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने हेतु 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की मंजूरी दी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, इसको हटा दीजिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं, दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध हैं, दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध है साम्यवाद के लिए, पूंजीवाद के लिए, एकात्मक मानववाद के लिए, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यह आसान सा सवाल है, क्या हो जाएगा, एकात्मक मानववाद के लिए। दीनदयाल उपाध्याय किसके लिए प्रसिद्ध थे? एकात्मक मानववाद के लिए। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। हाँ, इनका जन्म याद रखिएगा, इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नगला चंद्रभान ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश भी याद रखिएगा, मथुरा जिला इतनी काफ़ी है। 1916 माफ़ कीजिएगा, 1916। अगला सवाल पूछा गया था कि द चिपको मोमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं। द चिपको मोमेंट अ पीपुल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन दे रखा है शेखर पाठक, शेखर जोशी, शेखर पांडे, एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है शेखर पाठक। याद रखिएगा, द चिपको मोमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शेखर पाठक। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे।
द चिपको मोमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक शेखर पाठक, ये इतिहासकार वन संरक्षण भी है, का काम है इनका, द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक को वर्ष 2022 के कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, इस पुस्तक को, जो पुस्तक लिखी गई थी ना, ये पुस्तक, इस पुस्तक को इसके नाम से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार में 15 लाख रुपये व एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है, विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 8 जनवरी या फिर 4 जनवरी? तो याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। यह दिवस ब्रेल लिपि की खोज करने वाले लुईस ब्रेल के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। वर्ष 2024 के विश्व ब्रेल लिपि दिवस की थीम क्या थी? याद है किन्हीं को? तो याद रखिएगा, इनका थीम यहाँ पे नीचे मेंशन किया गया है। ठीक है, ये देखिए, एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, ये थीम था 2024 का। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संदर्भ में या संबंध में कौन सा तथ्य सही है? भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं। पहला दे रखा है कि 16 अप्रैल 2023 को शुभारंभ हुआ। ठीक है, भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी जो है, इसका शुभारंभ कब हुआ? 16 अप्रैल 2023 को हुआ था। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी का जो प्रोजेक्ट चल रही है ना, उसका जो शुभारंभ किया गया 16 अप्रैल 2023 को किया गया था। ठीक है, और इसकी याद रखिएगा, इसका यहाँ पे जो भी ऑप्शन दे रखा है, इसकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत हुई है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे कथन सही है। इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। ठीक, इसके बाद दे रखा है सी ऑप्शन में, इसका 25 दिसंबर 2022 को शुभारंभ हुआ। तो ये कथन गलत हो गया, क्योंकि पहला ही सही था, 16 अप्रैल को यह इसकी प्रारंभ की गई थी। तो ये कथन यहाँ पे गलत हो जा रहा है। पूछा है कौन सा तथ्य सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये याद रख सकते हैं कि भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी की शुरुआत 16 अप्रैल 2023 को BR अम्बेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से की गई थी। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए, सवाल इतना ही था, 25 सवाल थे इसमें। तो ये सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और भी अगर ज़्यादा दया दिखानी हो तो फिर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और बाकी किसी तरह का दुख दर्द हो तो कमेंट बॉक्स में बयां कर सकते हैं। किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई और भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो जैसा भी आप लोग को लगे, कहीं कुछ कमी दिख रहा हो, तो अगर वो चीज़ चाहिए हमसे तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।